नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पायोनियर फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज डिस्कस करेंगे लेटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड। ठीक है, मतलब अक्षांश या देशांतर रेखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, तो अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ये जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं हमारी, ठीक है, जिन्हें हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं, तो इन्हें इन जो लेटी हुई लाइंस होती हैं या हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और जो हमारी लंबी लाइंस होती हैं, ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, जो रेखाएं हैं हमारी, ठीक है, तो ये सारी रेखाएं कौन सी होती हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा, सर पृथ्वी को इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं में विभाजित करने की क्या जरूरत थी? ठीक है, तो उसके पीछे का सिर्फ एक और इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि अंग्रेजों ने अपने सहूलियत के हिसाब से इन लाइनों को खींचा था, इन रेखाओं को खींचा था। अपने सहूलियत के हिसाब से मतलब उन्हें विभिन्न देशों में जाना था व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो जब विभिन्न देशों में जाना था तो उन्हें एक आधार चाहिए ना कि भाई हमें अपने पूर्व साइड जाना है, पश्चिम साइड जाना है, तो एक आधार चाहिए था। जैसे आप भी मतलब यहां से किसी एक शहर से दूसरे शहर पे जाएंगे, ठीक है, तो यहां से मान लो एक पर्टिकुलर सिटी 100 किलोमीटर है, तो वो क्या है, आप जिस सिटी से जा रहे हैं तो उसी सिटी से तो डिस्टेंस नापा गया है ना। तो वैसे ही अंग्रेजों ने क्या है, उन्हें आसानी हो कि अलग अलग देशों में, विभिन्न देशों में जाने के लिए हर प्लेसेस का, हर लोकेशन का, मतलब हर शहर का, हर जिले का उन्हें एक फिक्स लोकेशन का पता हो कि उसका पर्टिकुलर लेटीट्यूड क्या है, पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड क्या है, जिससे कि अगर वो एक बार वहां पे गए हो तो दोबारा भी उस पर्टिकुलर प्लेस पे जा सकें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये खींची क्यों गई थी। ठीक है, चलो ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से और समझा रहा हूं कि इनका देशांतर रेखाओं का में दिशा का महत्व कितना होता है। ठीक है, चलिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपको मान लो मैंने एक समुद्र में, एक समुद्र बहुत बड़ा है जिसका मतलब आपको अंत नहीं दिख रहा है, अंत मतलब इन द सेंस आपको मैंने ऐसी प्लेस पे खड़ा कर दिया है जहां पे उसका लैंड पोर्शन आपको कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आपको मैं बीच में खड़ा कर दूं, ठीक है, और आपको मैं यहां से बोलूं कि आपको कहां जाना है, आपको इंडिया जाना है, मान लो अपने देश जाना है, और ये मान लो कहीं, इसे मैंने कहीं भी, इस व्यक्ति को मैंने कहीं भी छोड़ दिया और इसको बोल दिया कि तुम्हें इंडिया जाना है। अब भाई ये तो पता है तुम्हें, समुद्रों में या बड़ी बड़ी झीलों में अगर मैं आपको बीच में उतार दूं तो वहां पे कोई साइन बोर्ड तो होते नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसे पहुंचेगा जब उसे दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा। ठीक ना, तो इसीलिए देखो, इसीलिए क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपनी सुविधा अनुसार ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं को खींचा, देशांतर रेखाओं को खींचा। ठीक है, उन्होंने व्यापार करना और दूसरे देशों में जाना उन्होंने कब शुरू किया, जब कंपस की शुरू हुई थी, जब कंपस की सॉरी खोज शुरू हुई थी। ठीक है, कंपस की खोज हो गई थी। अब कंपस की आप पूछेंगे कंपस की खोज कब हो गई थी, तो देखो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 11वीं और शताब्दी के वर्ष के टाइम कंपस की जो खोज है वो हमारी, मतलब उस पर काम शुरू हो गया था। तो जब कंपस होता क्या है, कंपस से हमें पता चलता है, जैसे अगर हम कंपस लेके चल रहे हैं तो वो बताता है कि हमारा मुंह या हम किस दिशा की तरफ मतलब जा रहे हैं, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है या साउथ में है। ठीक है, तो जब कंपस की खोज हो गई तो उसके बाद ही अंग्रेजों ने या विभिन्न लोगों ने क्या है, एक देश से दूसरे देश में जाने का प्रावधान किया था। ठीक है, तो इसीलिए इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का बहुत महत्व है ट्रेवल में। अब आप जहाज का एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, जहाज में क्या है, एक जहाज को मान लो, एक जहाज को एक महासागर से दूसरे महासागर में क्रॉस करना है, मतलब एक देश से उसे दूसरे देश में जाना है, महासागर के या सागर के थ्रू, बड़ी बड़ी नदियों के थ्रू जाना है उसे, तो उसे कैसे पता चलेगा कि भाई मेरी रास्ता ये है। तो उन जहाजों को एक एक छोटे छोटे कोऑर्डिनेट्स तक बताए जाते हैं, पॉइंट पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स बताए जाते हैं कि हाँ भाई आपको इतने पॉइंट्स बाद या इतने कोऑर्डिनेट पर आपको लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है या सीधे जाना है, तो तभी वो अपनी दिशा में जा सकते हैं। आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या समझना चाह रहा हूं? मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, अगर ये हमारी, इन्हें पृथ्वी से अगर हम हटा दें तो ये समझ लो इस पृथ्वी में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी जो बिल्कुल ठप हो जाएंगी। मतलब आदमी को तब दिशा ही का ज्ञान नहीं होगा, उसे कहाँ जाना है, किधर जाना है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, इसे समझ गए हैं तो अब दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। कुछ जो हम लोगों ने भारत के मैप में देखा होगा, सॉरी वर्ल्ड 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 के मैप में या पृथ्वी को हमने देखा होगा कि जो लिखा रहता है हमारी भूमध्य रेखा होती है,
ठीक है। कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, आर्कटिक सर्कल क्या होता है, एंटार्क्टिक सर्कल क्या होता है। तो अभी तक तो क्या है, आपने पृथ्वी में देखा होगा कि ये ऐसी सी रेखाएं होती हैं, लेकिन आज हम बताएंगे आपको कि वो सब रेखाएं, उनका आधार क्या था, उन्हें उसे कर्क रेखा उसे ही क्यों कहा गया, उस पर्टिकुलर प्लेस पे उसे क्यों कर्क रेखा कहा गया, मकर रेखा क्यों कहा गया, उसे आर्कटिक सर्कल क्यों गया, एंटार्क्टिक सर्कल कहा गया। चलो अगली साइड में आपको ये सब चीजें हम समझाते हैं। चलिए अभी हम आपको क्या है, एक एक रेखाओं के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो पहली क्या होती है हमारी, पहली होती है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो अब इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कर्क रेखा का आधार क्या था, तो सुनिए पहले। ये हमें पता है, पृथ्वी हमारा सूरज का चक्कर लगा रही है। ठीक है, और पृथ्वी क्या है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, मतलब इसका एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जो हम आपको लेक्चर 1 और 2 में स्टार्टिंग वीडियोस में हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को खींचने का सिर्फ यही आधार था कि उत्तरी गोलार्ध में सूरज की रोशनी सीधी सिर्फ कर्क रेखा तक ही पड़ती है, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में ही सूरज की रोशनी बिल्कुल क्या है, सीधी पड़ती है। तो जिस मैक्सिमम पॉइंट तक सीधी रोशनी पड़ती है सूरज की, वहीं पे हम लोगों ने एक काल्पनिक रेखा मान ली और उसको नाम दे दिया हमने, क्या चीज, कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऐसे ही हमारी दूसरी है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन सी है, ये दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा का भी सेम कंसेप्ट था। दक्षिणी गोलार्ध में जो सूरज की रोशनी है वो हमारी डायरेक्ट मैक्सिमम पड़ रही है, मैक्सिमम पॉइंट पे कहां पे पड़ रही है, ये मकर रेखा तक पड़ रही है, मतलब मकर रेखा के इस पर्टिकुलर एरिया में पड़ रही है। तो इसीलिए हम लोगों ने वहां पे एक काल्पनिक रेखा खींची और उसे हम लोगों ने मकर रेखा नाम दे दिया। मेरा कहने का मतलब क्या है, सूरज की रोशनी यहाँ कर्क रेखा तक सीधी जा रही थी, उसके ऊपर यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट रोशनी नहीं जाती है सूरज की, और वैसे ही नीचे दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, यहाँ पे मकर रेखा तक सूरज की रोशनी सीधी जाती है, उसके बाद नीचे ये कैसी जाती है, नीचे सीधी नहीं जाती है, सूरज का रोशनी बिल्कुल सीधी नहीं जाती है वहां पे। तो ये कंसेप्ट समझ गए। दूसरा कंसेप्ट, इन्हें हम लोगों ने 23.5 डिग्री पे ही क्यों हमने इसे डिनोट किया है। ठीक है, तो हम लोगों ने 23.5 डिग्री पे इसलिए डिनोट किया है क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी, वो देखो ये पृथ्वी का ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल है, ये जो कोण है, तो यही हमारा क्या है, मतलब पृथ्वी अपने अच्छे से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसीलिए हमने इसे क्या है, इसे हमने 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ का कंसेप्ट माना है। चलिए ठीक है, अब हम समझाते हैं आपको आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या समझेंगे, आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल। तो देखो इसमें समझो आप, जब सूर्य की किरण 23.5 डिग्री तक ऊपर जाती है तो नीचे रोशनी 66.5 डिग्री तक जाती है। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, जब सूरज की किरण 23.5 डिग्री में डायरेक्ट जाती है, मतलब 23.5 डिग्री पर डायरेक्ट पड़ती है जब सूरज की किरण, तो लेटी हुई जो किरण है वो 66.5 डिग्री तक जाती है। ये अगर कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं जो मैंने बोला, तो मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में वो मैंने ये चीज समझाई है, चलो इसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या बताया था, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जैसे ये मेरी पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी का ये एक्सिस है, ये मान लो सूरज है। ठीक है, अब पृथ्वी का क्या है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, पृथ्वी हमारी ऐसे झुकी हुई है इस 23.5 डिग्री एक्सिस पे। ठीक है, 23.5 डिग्री एक्सिस पे झुकी हुई है। तो जब सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ेगी तो इधर देखो क्या है, ये पृथ्वी को मान लो यहाँ से ये एक्सिस है, तो इधर से अगर हम इसका 90 डिग्री बनाएंगे यहां तक आएगा ये, ठीक, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, और ये जो नीचे जो यहाँ पे बचा है एंगल, तो वो कितना बचा भाई, इसका दूसरा 90 क्या होगा, इतना होगा। तो यहाँ पे तो ये पार्ट में तो अंधेरा है क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो भाई इतने पार्ट में ही तो उजाला रहेगा, उसके पृथ्वी के आधे पार्ट में, पीछे तो अंधेरा रहेगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये एंगल कितना बच रहा है, ये एंगल हमारा बच रहा है, अगर 90 में से 23.5 डिग्री हटा देंगे तो 66.5 डिग्री बच रहा है हमारा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ गए आप लोग क्या होता है। अब ये आप पूछेंगे सर इनका आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, इनका नाम क्यों दिया हमने ये ऐसे। तो देखो इसके पीछे आधार सिंपल सा ये था कि पृथ्वी के ऊपर, मतलब जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो ऊपर साइड क्या है हमारा,
आर्कटिक महासागर है, इधर क्या है आर्कटिक महासागर है, तो इसे हम लोगों ने देख दिया आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त। और नीचे हमारा क्या है एंटार्क्टिका महाद्वीप है, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसके बेसिस पे इसे क्या दे दिया एंटार्क्टिक सर्कल दे दिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग सभी लोग? चलो ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग लेटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि लेटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं क्या होती है हमारी, जो लेटी हुई लाइन होती है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, यानी कह सकते हो लेटिट्यूड्स होते हैं ये हमारे अर्थ के। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख के कुछ समझ पा रहे हैं? यहाँ पे क्या है, देखो ये हमारी क्या है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इतनी होती हैं, कुछ इतनी होती हैं, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अनंत होती हैं। देखो, अगर नॉर्मली देखा जाए तो अनंत अगर कोई कहेगा तो वो सही कहेगा, कोई गलत नहीं कहता है, लेकिन फैक्चुअली इसे कितनी मानी जाती है, तो सिंपल जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पृथ्वी पे इधर ये 0 डिग्री है जो कि इक्वेटर है, इधर हम क्या कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर साइड मतलब उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध मतलब उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी गोल गोल क्या कर रहे हैं, रेखाएं खींच रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ। ठीक है, ये गोल गोल पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, हम रेखाएं खींच रहे हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं लेटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे सर ये होती कितनी है अक्षांश रेखाएं, तो देखो अक्षांश रेखाएं हमारी कहाँ से शुरू होती है, ये शुरू होती है मान लो ये 0 डिग्री है, तो यहां से मान लो 1 डिग्री हो गया, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके 5 6 7 8 9 10 और ये 89 तक जाती हैं। कितनी है, तो उत्तरी गोलार्ध में हमारी अक्षांश रेखाएं कितनी है, मतलब नदन हेमिस्फीयर में हमारी अक्षांश रेखाएं कितनी है 89 है। और ऐसे ही तुम्हारा इस सदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में हमारी अक्षांश रेखाएं कितनी है 89 है। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई हमारी, टोटल हो गई हमारी 178। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इस इक्वेटर ये भूमध्य रेखा वाली लाइन को भी जोड़ देंगे तो +1, तो टोटल हमारी अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई 179 हो गई। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताइए कि ये तो ऊपर 90 तक होती है, 90 डिग्री तक, ये अब ये इसमें डायग्राम में दिख रहा है, इधर भी सदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री दिख रहा है, तो आपने 89 नवासी नवासी ही क्यों मानी? तो देखो बेटा, इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, ये हमारी क्या है, ये भूमध्य रेखा के ऊपर हम लोगों ने क्या करी, ये जो लाइंस खींची हैं, ये हम लोगों ने रेखाएं खींची हैं, सर्कल खींचे हैं ये जो पृथ्वी पर, तो वो क्या है, ये हम लोग गोला ऐसे ऐसे गोला करते करते मान लो पृथ्वी पे ऐसे गोला करते 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 गए, मान लो लाइन खींचते गए, तो लास्ट में क्या है हमारा एक पॉइंट ही तो बचेगा हमारा। ठीक है, तो एक से लेके 89 तक तो क्या है हमारे सर्कल है, मतलब वृत्त है, मतलब जो हमारे पृथ्वी पर खींचे गए हैं। लेकिन जो 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री है वो हमारा सर्कल नहीं है, वृत्त नहीं है, वो हमारा अपितु क्या है, वो हमारा सिर्फ एक पॉइंट है। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, नीचे भी हमारा सेम कंसेप्ट क्या है, इधर भी हम लोग पृथ्वी पर क्या करते जा रहे हैं, पृथ्वी पर हम लोग गोले बनाते जा रहे हैं, गोले बनाते जा रहे हैं, तो लास्ट में हमारा क्या बचेगा, लास्ट में पॉइंट बचेगा, तो वो हमारा 90 डिग्री है। तो पॉइंट को हम लोग सर्कल में तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो सिर्फ नॉर्थ पोल और साउथ पोल है सिर्फ ये। ठीक है, तो सर्कल्स कितने हैं, ऊपर 89 है, नीचे 89 है, एक हम लोगों ने इक्वेटर का जोड़ दिया, तो टोटल हो गया कितना 179। ठीक है, इसमें आपको याद रखने की क्या चीज जरूरत है, जो ये अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, मतलब जो ये सर्कल्स बने हैं पृथ्वी पर हमारे, उनके बीच की दूरी, ठीक है, उनके बीच की जो दूरी है वो सभी की दूरी कितनी है, लगभग है 111 किलोमीटर है, अप्रोक्स कितनी है 111 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, और ये जो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं हमारी, वो कैसी होती हैं, वो हमारी पैरेलल होती हैं। कैसी होती है, मतलब समानांतर रेखाएं होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, मतलब उन। ठीक है, चलिए ये समझ गए आप लेटीट्यूड यानी अक्षांश रेखा। अब हम समझते हैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाओं के बारे में, आप लोग समझते हैं हम लोग। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल लाइन यानी देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि देशांतर जो रेखाएं होती है हमारी, वो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, मतलब जो हमारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइंस आती हैं हमारी, वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं।
ठीक है। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, हम अपनी पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, इस पृथ्वी को हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 हिस्सों में हम लोगों ने इस पृथ्वी को यहाँ पे हम लोगों ने बांट दिया, 90-90 डिग्री के अंश वो बना दिए हम लोगों ने, ब्लॉक बना दिए। अब हमने क्या किया है, इस पृथ्वी को डिग्रियों में बांटा हम लोगों ने, ठीक है। ये सभी को पता है कि एक सर्कल में कितने अंश होते हैं, कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं हमारे, ठीक है, ये पता है सभी को, ठीक है। अब डिग्री बनते कैसे हैं ये भी पता है। अगर हम लोग केंद्र से, किसी भी सर्कल के केंद्र से अगर हम लोग परिधि में अगर लाइन खींचेंगे तो हमारे वो पर्टिकुलर डिग्री बनते जाते हैं, ठीक है। ये तो आपको सभी को पता होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बीच में नॉर्थ पोल दिख रहा है, मतलब हम इस पृथ्वी को ऊपर से देख रहे हैं, तो हमें ये क्या दिख रहा है, ये जितनी ये सारी लाइन्स हैं, ये देशांतर रेखाएं जो हमें सारी ये दिख रही हैं, जो लाइन सारी, ये क्या दिख रही है हमें कि ये एक पॉइंट पे आके हमारी क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पे आके संकेंद्रित होती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। और देशांतर रेखाओं के बारे में आपको क्या जानना है कि देशांतर रेखाएं जब हमारी नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ आती हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जब आती हैं तो ऊपर तो इनके बीच की दूरी कम होती है और भूमध्य रेखा के पास में इनकी दूरी मैक्सिमम होती है। दैट मीन्स अगर कोई बोले कि देशांतर रेखा, या पेपर में पूछा जाए कि देशांतर रेखाओं की जो डिस्टेंस होता है, दोनों मतलब दो रेखाओं के बीच का डिस्टेंस होता है वो समान होता है पूरा नॉर्थ से साउथ पोल, या डिफरेंट रहता है, तो आंसर क्या है, डिफरेंट रहता है, क्योंकि ऊपर तो कम होता है डिस्टेंस लेकिन भूमध्य रेखा के पास ज्यादा होता है। अब ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि भाई पृथ्वी हमारी जियोइड शेप की है, मतलब बीच में फूली हुई है, ठीक है। तो इस वजह से हमारी देशांतर रेखाओं के बीच में भूमध्य रेखा के पास में क्या होती है, उनकी दोनों रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा होती है, ठीक है। ये कंसेप्ट आप लोग समझ गए। और क्या आपको इसमें जानना है कि जो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो हमारी पैरेलल पैरेलल यानी समानांतर रेखाएं नहीं होती हैं। उधर हमने क्या बताया था अक्षांश रेखाओं के बारे में, क्योंकि वो पैरेलल होती हैं, लेकिन ये हमारी पैरेलल नहीं होती हैं देशांतर रेखाएं। समझ गए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल और हम इस लॉन्गिट्यूड रेखा को, लॉन्गिट्यूडनल और ये रेखाएं होती हैं हमारी देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, इनके बारे में विस्तार से एक वर्ड मैप में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच।